तो अंशुल, शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं ये NISM के रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम की है। और जैसा कि आपको पता है कि ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम है। और इसमें आपके 92 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के। और 2 केसेस आएंगे जिसमें 4 4 क्वेश्चन होंगे। और वो होंगे 8 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स हो गए 100। और पास होने के लिए मिनिमम आपको 60% लाना है, यानी कि 60 क्वेश्चंस का आपको सही आंसर देना है। और जो भी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हैं उसमें आपका 25% मार्क्स कट किया जाएगा। तो ये ओके। आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के लिए। अब जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो इसमें इस चैप्टर में हम ये जानेंगे बेसिकली कि प्राइमरी रोल क्या होता है रिसर्च एनालिस्ट का, रिसर्च एनालिस्ट करता क्या है, और जो वो रिसर्च कंडक्ट करता है वो कैसे करता है, उसके लिए उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपने मेरे ख्याल से ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ रखा है। हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च एनालिस्ट करता क्या है। बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट अपने क्लाइंट्स को सर्व करता है, और वो क्लाइंट्स के बिहाफ पे रिसर्च करता है, और जिन भी क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करनी है उनको गाइडेंस देता है, उनको बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन देता है। तो ओके। जो बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होगा, मार्केट में डेली लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है उन सबके पास उतना टाइम ना हो कि वो अपनी खुद की रिसर्च कंडक्ट करें, क्योंकि ये एक हम्म। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इस जगह पे उनकी जो मदद करता है वो एक रिसर्च एनालिस्ट होता है। ओके। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। हाँ। अब रिसर्च एनालिस्ट को काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उसको मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। फिर उसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है, जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी बेस्ड है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री को भी हमें उसमें से भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहे। फिर हाँ। लास्टली वो कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है, कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करता है जिसके कई सारे सोर्सेज हैं। आपको पता है आप मैनेजमेंट से कर सकते हो इंफॉर्मेशन गेन, और आप हम्म। इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। अब ओके। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स या जो हम्म। डेटा सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। ये इकोनॉमिक ओके। इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। हम्म। और ग्लोबल फैक्टर्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वहाँ से एशियन हम्म। डेवलपमेंट बैंक, और भी बहुत सारे ओके। इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप मैक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। श्योर। तो माइक्रो और मैक्रो का तो हमको समझ आ गया कैसे गैदर कर सकते हैं। अब अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो जो इंडस्ट्री के पब्लिकेशंस हैं, जर्नल्स हैं, हम्म। वहाँ से आप इंडस्ट्री और सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन वो ओके। गैदर इसलिए कर रहा है, रिसर्च एनालिस्ट इसलिए गैदर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि फिर वो उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है उसको एनालाइज करने के बाद अपने क्लाइंट्स को वो बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन देगा। यही एक रिसर्च ओके। एनालिस्ट का काम है। तो इस पहले चैप्टर में यही बेसिक चीज़ें कवर हो रही हैं। ओके। तो जब आप एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ता है। आप कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे ध्यान देते हो, और आप क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे भी ध्यान देते हो। क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं कि मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट एथिकल है या नहीं। और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आपके हो गए कि जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के ओके। रिस्क क्या क्या हैं। और ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज करोगे तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगा। तो बेसिकली रिसर्च एनालिस्ट दो मेजर फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है। कोई हाँ। कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहो? तो रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे रिसर्च करता रहता है, या फिर मतलब किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे रिसर्च करके फिर अपने क्लाइंट बेस, या फिर नहीं, मतलब जो मोस्टली उसे अगर रिकमेंडेशन देनी होती है? अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयड हो और आपका काम ही है रिसर्च करना, तो आप डेली बेसिस पे रिसर्च कर रहे होगे। हो सकता है ओके। क्लाइंट को जो सजेशंस जा रहे हैं वो आपके वाया आपकी रिसर्च रिपोर्ट्स जा रहे होंगे। जैसे आपको पता है आईसीआईसी डायरेक्ट पे काफ़ी सारी रिसर्च रिपोर्ट्स रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। तो हाँ। हो सकता है फुल टाइम एम्प्लॉयड हो रिसर्च करने के लिए, ओके। तो आपको रेगुलरली करनी पड़ेगी। अपडेटेड रिसर्च रहनी चाहिए आपके पास हमेशा। रिसर्च ऑफ कोर्स अपडेटेड रहनी चाहिए। अगर आपने किसी स्टॉक पे एज अ रिसर्च एनालिस्ट बाय रिकमेंडेशन दी थी, तो आप टाइम टाइम पे उसकी अपडेट्स भी दोगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट सिनेरियो या कंपनी प्रोफाइल में कुछ चेंज आ गया हो, और अब वो बाय रिकमेंडेशन हो सकता है आपकी चेंज होके होल्ड या सेल में कन्वर्ट हो चुकी हो। तो टाइमली बेसिस पे इसके अपडेट्स भी आने चाहिए। श्योर। हम्म। थैंक यू। अब यहाँ पे है कि रिसर्च एनालिस्ट कितने तरह के होते हैं। तो रिसर्च एनालिस्ट हम्म। की भी टाइप्स हैं, मतलब बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, कि वो किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो कंपनी किन क्लाइंट्स को सर्व करती है। तो सबसे पहले है सेल साइड एनालिस्ट। अब सेल साइड एनालिस्ट भी रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, और बेसिकली ये कौन लोग होते हैं, जैसे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं। अभी मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में आपको बताया, तो आपने देखा वो जो रिसर्च रिपोर्ट वहाँ पे आती है वो सेल साइड होती है। अब ये सेल साइड क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ आपको रिसर्च रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप उस रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे बाइंग और सेलिंग करो। बाइंग और सेलिंग आप ओके। करो, और उससे उनको ब्रोकरेज जनरेट होती है। मतलब ऑफकोर्स रिपोर्ट वो सही देंगे, आपको गलत नहीं देंगे, पर उनकी इंटेंशन खुद स्टॉक्स को बाय करने की नहीं है। वो खुद उस रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे बाय नहीं करेंगे, वो सिर्फ सेल्समैन है। वो आपको रिपोर्ट देते हैं, वो चाहते हैं कि आप खरीदो और बेचो, जिससे उनको ब्रोकरेज जनरेट होगी। ओके। तो इसके अलावा आपके होते हैं फिर बाय साइड एनालिस्ट। अब ये बाय साइड एनालिस्ट क्या करते हैं, ये जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, आपको पता है म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा, हेज फंड मैनेजर होगा, उनके नीचे टीम होती है रिसर्च एनालिस्ट की। वो उनको स्टॉक्स सेलेक्ट करके देते हैं कि ये लिस्ट है या ये शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं। उसके बेसिस पे फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है या हेज फंड मैनेजर जो है वो बाइंग या सेलिंग करता है। अब ये बाय साइड क्यों है? क्योंकि ये अपने फंड से, जो इनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उन फंड से ये बाय करते हैं। तो ये रिसर्च बेसिकली जो जनरेट हो रही है इंटरनल कंजम्पशन के लिए, वो इसलिए की जा रही है ताकि म्यूचुअल फंड जो है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके, उससे वो शेयर्स को बाय कर सके। तो ये आपका बाय साइड एनालिस्ट का मेन जॉब होता है। तो ये ओके। इंटरनल कंजम्पशन की रिपोर्ट है, जिसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड मैनेजर बाइंग सेलिंग करता है। और सेल साइड वाले में आपको मैंने बताया कि वो सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और दूसरे जो लोग हैं जो उस पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं, वो वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड, हेज फंड खुद बाइंग और सेलिंग करता है। तो ये एक मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर क्लियर नहीं होता लोगों को, सेल साइड और बाई साइड। हम्म। फिर श्योर। कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी होते हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, ये बुटीक फर्म्स होती हैं, और इनका काम ही होता है हम्म। फुल टाइम रिसर्च जनरेट करना। अब ये रिसर्च ओके। जनरेट करते हैं और लोग इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं। लोग इनके वो रिसर्च का, क्योंकि लोगों को इनकी रिसर्च अच्छी लगती है, वो उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं, और वो इनकी रिसर्च की सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं। हो सकता है मंथली प्लान हम्म। हो सकता है एनुअल प्लान हो। और इनके क्लाइंट कौन हो सकते हैं? कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, आपके मेरी तरह इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट ओके। बैंकर्स, कोई भी इनका बेसिकली क्लाइंट हो सकता है। रिसर्च रिपोर्ट कोई भी पढ़ सकता है। ना ये ब्रोकरेज के बिजनेस में है,
ना ये खुद शेयर्स की बाइंग के बिजनेस में, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में है रिसर्च रिपोर्ट्स के। ये सिर्फ रिपोर्ट ओके। पब्लिश करते हैं। तो 3 तरह ओके, के। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल वैल्यू रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। वैल्यू रिसर्च, अगर हाँ वो अगर स्टॉक्स की रिसर्च देते हैं और आप उनको हाँ। सब्सक्राइब करते हो तो बोल सकते हैं कि वो भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, क्योंकि वो अपनी बाइंग के लिए ओके। नहीं कर रहे हैं। और आप शायद उनका प्लान सब्सक्राइब करते हो तो वो आपको रिसर्च देते होंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम करती ओके। हैं। ना वो बाय कर रहे हैं शेयर्स को, ना सेल कर रहे हैं। वो सिर्फ रिसर्च करके आपको उस रिसर्च के लिए चार्ज करते हैं। तो मंथली एनुअल कुछ भी सब्सक्रिप्शन प्लान उनका हो सकता है। इनके अलावा और भी ओके। एंटिटीज हैं, एनालिस्ट उनके पास भी होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर। वहाँ पे भी कुछ एनालिस्ट होते हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च जो होती है उसको पब्लिश करते हैं। तो बेसिकली यही 3 टाइप के मेजर जो बुक में बताए गए हैं मेजर एनालिस्ट हैं। ओके। हाँ, अब रिसर्च एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो रिसर्च करता कैसे है? सबसे पहले तो रिसर्च एनालिस्ट जो है उसको इकोनॉमी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ, जो कीन्स थे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है किसी कंट्री की वो चेंज कर सकती है बाय एडजस्टिंग टैक्स रेट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो आपको पता है कि अगर टैक्स रेट कट होगा या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो कीन्स ने ही ये प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया था। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो समझ आने चाहिए, इकोनॉमी की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप एक बेटर रिसर्चर बन पाओगे। तो जो चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है, जिन फैक्टर्स पे आपको नज़र रखनी है, वो है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, फ्लो फ्रॉम एफडीआई एंड एफपीआईज, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, जो उस कंट्री में लोग रहते हैं उनका सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है, ग्लोबल ओके। फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द जीडीपी ग्रोथ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस। ये जो ग्लोबल फैक्टर्स की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिचुएशन अभी कंट्री में क्या चल रही है, क्या हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं ओके। या इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में वो रिक्वायर्ड नहीं है। पर आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि ये कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जिन पे हमें नज़र रखनी है, चाहे वो आप न्यूज़पेपर से रखो या आप यूट्यूब पे, आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो मिलता है जहाँ से आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, या इंटरनेट पे सर्च करके आप जैसे अभी सर्च करोगे गूगल पे इन्फ्लेशन रेट क्या है तो आपको पता चल जाएगा। ओके। ठीक है, तो इकोनॉमी की जानकारी रखना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आपको इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है तो आप एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट नहीं बन पाओ। नहीं। फिर है, जब ओके। आपको इकोनॉमी का आइडिया हो चुका है तो नेक्स्ट जो आपको करना है वो है अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री। अब कौन सी इंडस्ट्री, या तो आपको सभी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, या फिर जिस हम्म। कंपनी की आप रिसर्च कर रहे हैं वो कौन जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसकी आपको रिसर्च करनी है। क्योंकि आपको ओके। पता है कि हर कंपनी एक अलग इंडस्ट्री में होती है। तो आपको आप जो जिस भी कंपनी की आप रिसर्च कर रहे हैं आपको उसके इंडस्ट्री के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ ओके। पे बताया गया कि बिजनेस मॉडल क्या है, कंपटीशन क्या है, ऑपरेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस बदलने पे उनके प्रोडक्ट कंजम्पशन पे या प्रोडक्ट की सेल पे कितना असर होता है। हाँ। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज आपको पता है, जैसे टोबैको इंडस्ट्री हो गई, आपको पता होगा कि आप ओके। कितना भी उसके प्राइस को चेंज कर लो पर डिमांड एक तरीके से इनफ्लेक्सिबल है, यानी डिमांड पे ज़्यादा चेंज नहीं आता। नहीं लेकिन आता। यही अगर मैं आपको डिस्क्रिशनरी आइटम्स की बात मैं अगर करूं जो आप
बाद में भी ले सकते हो। तो एक खराब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लोग उनकी परचेज को पोस्टपोन कर देते हैं। उनकी डिमांड थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जैसे मान लो आपको गाड़ी लेनी है, लेकिन अभी ओके। इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है और लोगों की सैलरीज इम्पैक्टेड हैं, तो आप बोलोगे ठीक है गाड़ी मैं अभी नहीं लेता हूँ, 1 साल या 2 साल के बाद ले लूँ। तो मैंने आपको दोनों तरह के एग्जांपल दिए कि सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर इंडस्ट्री के बारे में आपको नज़र रखनी होगी। और जिस कंपनी की आप रिसर्च कर रहे हैं वो जिस इंडस्ट्री में है उसकी तो आपको बिल्कुल नज़र रखनी होगी। आपको उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रॉपरली रिसर्च करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स हैं वो कैसे हैं। जब ओके। आप ये भी कर लोगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस भी कर लोगे, तो फिर आपको जो लास्ट स्टेप है आपका, आपको उस कंपनी के बारे में जानना हो। अब आपको इकोनॉमी के बारे में पता है, आपको इंडस्ट्री के बारे में पता है, अब आपको उस कंपनी के बारे में जानना है। अब मैंने आपको बताया जैसे कि कंपनी के बारे में आप दो तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो आप चाहे तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मैनेजमेंट से वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हो, या किसी एनालिस्ट मीट का पार्ट बन के आप वहाँ पे मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट एथिकल है या नहीं है। फिर क्वांटिटेटिव में आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे नज़र रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये बेसिकली वही बात है जो ऊपर थी वो रिपीट हो रही है। ये सब चीज़ें आपको कंपनी के बारे में जानना है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी का। कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ओके। हाँ। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आप कंपनीज और क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करोगे, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट के पास जाओगे और आपको उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मैनेजमेंट कई बार आपको मिसगाइड भी कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट आपको, जैसे कि यहाँ लिखा है कि रोज़ी पिक्चर दिखा सकता है। जो चीज़ सच नहीं है हम्म। आपको वो बोल सकता है कि कंपनी का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। तो इसीलिए आपको एग्जैक्टली। आपको कॉन्शियस रहना है, आपको अवेयर रहना है कि मैनेजमेंट ऐसा कर सकता है, और आपको लास्ट में अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी है, ना कि किसी इन्फ्लुएंस में आके या किसी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से आप एक गलत रिपोर्ट बनाओ। वो चीज़ ठीक नहीं है। तो जो रिसर्च एनालिस्ट है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और फैक्ट्स जो हैं उनको फेयरली प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, और उस गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो बैड इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ओके। तो जब आप एज ए एनालिस्ट मैनेजमेंट से मिलने जाते हो तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप प्री मीटिंग रिसर्च कर लो। जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो उसकी प्री मीटिंग रिसर्च कर लो। उसके बाद ही आप मैनेजमेंट से मिलने जाओ, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको पता रहेगा कि मुझे क्वेश्चंस पूछने के हैं। तो आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके फिर ही मैनेजमेंट से मिलने जाएं। यहाँ पे वही बात कही जा रही है, इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू। अनबायस्ड ओपिनियन होनी चाहिए आपकी, एंड यू शुड ऑलवेज होल्ड एन इंडिपेंडेंट व्यू। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आगे आप अपने नेटवर्क से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। मान लो आप कंपनी में किसी को जानते हो, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, या फिर आप कॉम्पिटिटर्स से डिस्कशन कर सकते हो, या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी आप मीट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैनेजमेंट पर डिपेंडेंट हो, आप कस्टमर्स से भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स। तो यहाँ पे नेटवर्क में आपको यही चीज़ बताई गई। क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे यही बताया गया है कि क्वेश्चंस जो आप पूछें वो क्लियर हों, और आप पहले से प्रिपेयर्ड हों, क्योंकि मैनेजमेंट से आपको टाइम इजीली नहीं मिलेगा। और जो भी टाइम आपको मिलता है उसमें आपके क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको
इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है वो आपकी स्मूथली हो जाए। ओके। दूसरा, जब आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो आप क्लाइंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट आपने बनाई है वो सिंपल, क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। और आपका उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है, जैसे सपोज आप किसी ऐसी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें आप खुद शेयर्स होल्ड करते हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि क्यों ना इसके मैं एक पॉजिटिव रिपोर्ट बनाऊं, क्योंकि आपका खुद का स्टेक है। पॉजिटिव रिपोर्ट बना के आप उस बेसिस पे लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अगर बोलते हैं, एक बाय कॉल देते हैं उनको, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि उसका शेयर प्राइस जो है वो ऊपर चले जाएगा और आपको अपने पोर्टफोलियो में गेन होगा। तो लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना होता है, और पहले तो आप इंडिपेंडेंटली बनाए रिपोर्ट, अपनी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को आप ना देखें। दूसरी चीज़ जो है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भी, आपने इंडिपेंडेंटली बनाई पहली चीज़ रिपोर्ट, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। इवन दो ओके। आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो इंडिपेंडेंट है और उसमें आपने ये सब चीज़ों का ध्यान रखा है कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा बीच में नहीं आना चाहिए रिपोर्ट के, लेकिन फिर भी आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। सो दैट की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हाँ, और जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो आप एज्यूम कर रहे हैं, जो फैक्ट नहीं है, आपको लग रहा है, तो वो भी आपको रिसर्च रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये फैक्ट नहीं है, ये मेरी अजम्पशन है। और अगर आप ओके। एब्रीविएशंस और जार्गन्स का कम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उतना ही इजीली वो जो रीडर है, जो कंज्यूमर है उस रिपोर्ट का, उसको इतना इजीली वो सब समझ आ जाएगा। और इसमें एक बात और कही गई है कि अगर हो सके तो आप रिकॉर्डिंग डिवाइसेस का यूज़ कीजिए जब भी आप मैनेजमेंट से मिल रहे हैं और क्लाइंट से मिल रहे हैं, ताकि बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो लेकिन उनकी कंसेंट ज़रूर ले लीजिए। ओके। अब जो इसमें 1.4 जो टॉपिक है उसमें है इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट में जो ऑलमोस्ट जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी उसको मेथोडिकल होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना किसी डायरेक्शन के ही वो काम कर रहा है। उसका एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि कैसे कैसे मैं रिसर्च करूँगा। इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए। इंक्वायरिंग आप होगे तभी आप क्वेश्चंस पूछोगे लोगों से, उतनी जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे उतनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे और उतने ही अच्छे डिसीजंस उस आप जो रिपोर्ट बनाओगे उसके बेसिस पे आपके क्लाइंट्स लेंगे। और आपको पता ओके। होना चाहिए कि आप रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे ढूंढ सकते हो, आपको सोर्सेस पता होने चाहिए। और एक और अच्छी क्वालिटी है जो रिसर्च एनालिस्ट में होनी चाहिए, वो है कि उसको बहुत तरह के बिजनेस मॉडल समझ आने चाहिए। हम्म। अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग कंपनीज, ये सब उसको जल्दी समझ आ जाना चाहिए कि ये जो कंपनी है, अब वो जितनी रिसर्च करेगा उतना उसकी ये स्किल जो है वो बेटर होती चली जाएगी और वो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को समझ पाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो रिसर्च एनालिस्ट में होनी चाहिए। फिर है गुड विद नंबर्स। नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब जब इन पे एनालिसिस करोगे तो आपको नंबर्स समझ आने चाहिए। गुड विथ एक्सेल। एक्सेल आपको आना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो भी आपको रेशियो एनालिसिस करना है, जो भी करना है, वो आप एक्सेल पे करो। और भी एनालिटिकल टूल्स हैं, डेटा को एनालाइज करने के टूल्स, वो भी आपको, अगर उनकी इंफॉर्मेशन हो, आपको आते हो यूज़ करना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आने चाहिए। और रेलेवेंट क्वेश्चंस आप मैनेजमेंट से पूछें या क्लाइंट से पूछें तो वो चीज़ भी आपके काम आएगी। अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटन एंड वर्बल। उसका रीज़न यही है कि उतना ही इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और उतनी ही अच्छी आपकी रिपोर्ट होगी। अब यहाँ पे
एक लिंक दिया हुआ है NISM की वर्कबुक में, यहाँ पे सैम्पल रिपोर्ट है, तो एक रिपोर्ट खोल के दिखा देता हूँ। ओके। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, कोई भी रिपोर्ट जैसे भारती इंफ्राटेल, तो ये एक सैम्पल रिपोर्ट है भारतीय इंफ्राटेल की। इसमें आप देख रहे हैं स्टॉक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, IPO के ऑब्जेक्टिव्स हैं, फाइनेंशियल स्नैपशॉट है। तो ये 5 पेज की लगभग रिपोर्ट होती है। इस पे देखो आप, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एज ए रिसर्च एनालिस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी ये रिपोर्ट। तो उनमें क्या चीज़ें राइट। मेंशन करनी है अबाउट द इंडस्ट्री, आउटलुक, इंडस्ट्री का आउटलुक, और ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कुछ डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर्स। जिन्होंने ये रिसर्च बनाई है, जैसे ये लोटस नो वेल्थ, इनका ये कॉरपोरेट एडवाइजरी करते हैं, वेल्थ एडवाइजरी करते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं, और इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये एक पूरी 5 पेजेस की रिपोर्ट थी। तो मेरे ख्याल से अंशुल ये चैप्टर तो हम लोगों को समझ आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो श्योर। है वो हम बाद में करेंगे, पर उससे पहले हम ये जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। सैम्पल ओके। क्वेश्चंस करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमको ये पता रहे कि जो जो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आप बताओ हमको। रिसर्च एनालिस्ट का रोल होता है इंफॉर्मेशन हाँ। कलेक्ट करना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, हम्म। और उसे प्रॉपरली अनबायस्ड होके एनालाइज करना, हम्म। और अपने क्लाइंट्स को सर्व करना, सो दैट कि आपके क्लाइंट्स एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से अगर आप इनमें से सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको यही सबसे सूटेबल लगेगा यस। कि RAs हेल्प देयर क्लाइंट्स टेक इन्फॉर्म डिसीजंस। तो इसमें हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं है। क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है RAs आर ओनली इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ डेटा। वो खाली डेटा एनालाइज कर रहे हैं, पर उसका कोई यूज़ नहीं, ना किसी को बता रहे हैं कि डेटा एनालाइज करके उनका उन्होंने क्या, उनकी फाइंडिंग्स किए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि RA का काम हो कि वो बस डेटा को एनालाइज करते हैं। ये, या जैसे एग्जैक्टली। सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो वो कोई डेटा कलेक्ट करने में लगा हुआ है, लेकिन उससे उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना उसे एनालाइज कर रहे हैं, ना क्लाइंट्स को कुछ बता रहे हैं। तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। ऑप्शन डी भी नहीं है कि RAs हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ देयर क्लाइंट। ये आपको पता है कि ये RAs का काम नहीं होता, ये फाइनेंशियल प्लानर का काम होता है। एग्जैक्टली। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, द टू इम्पेरेटिव पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कहने का मतलब है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल है पहली रीडिंग में समझने के लिए, पर ये बोल रहे हैं कि जो आप एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग करते हो उसमें आप किन फैक्टर्स पे, आपकी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग बेसिकली किन फैक्टर्स से इम्पैक्ट होती है। आपका जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उन पे किन फैक्टर्स का असर पड़ता है। तो क्या आप मैनेजमेंट के एथिक्स देखते हो जब आप एनालाइज और डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आप मैनेजमेंट देखते हो कि मैनेजमेंट एथिकल है या नहीं, देखते सबसे ही देखते हो। जरूरी है ये तो। हाँ, ये तो आप देखते ही हो। रेवेन्यूज और कॉस्ट भी आप देखते हो, एफिशिएंसी ऑफ एग्जैक्टली। ऑपरेशंस भी आप देखते हो, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मेन जो चीज़ है वो यही है इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा लैंग्वेज समझना। अब मैनेजमेंट एथिक्स आप देख रहे हो तो आप क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो, रेवेन्यूज और कॉस्ट आप देख रहे हो तो आप क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो, और ये एनालाइज। डेफिनेटली आपके एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। इम्पैक्ट करता है, हाँ। हाँ। एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस आप देख रहे हो तो ये एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है।
तो कि हम्म। कितना एफिशिएंट है, हो सकता है ऑपरेशन कितने एफिशिएंटली हो रहे हैं, या आप क्वांटिटेटिवली भी पता लगा सकते हो, और थोड़ा बहुत आप इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी यूज़ कर सकते हो अपने एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसका आंसर जो रहेगा वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सेल साइड एनालिस्ट जनरली वर्क फॉर मनी मैनेजर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स। ये तो क्वेश्चन यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम्म। कि सेल साइड वाले तो ब्रोकर्स के लिए काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये मुझे देखते ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ गलत है। ये बाय साइड हम्म। एनालिस्ट होता तब ये क्वेश्चन ठीक होता कि बाय साइड जो सही है वो होता। आपके म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स के लिए काम करते हैं, पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Sell side analysts generally work for money managers like mutual funds, hedge funds, portfolio managers who purchase and sell securities for their own investment accounts or on behalf of their clients. बाकी सब तो ठीक है, पर ये यहाँ सेल साइड नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये फॉल्स फॉल्स है। है। ट्रू स्टेटमेंट होता अगर यहाँ पे बाय साइड लिखा होता। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है बाय साइड यहाँ पे लिखा हो, तो फिर वो ट्रू हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दीज क्वालिटीज आर डिजायर्ड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट। हमने अभी पढ़ा था कि नैक फॉर नंबर्स होना चाहिए, एग्जैक्टली। यानी नंबर्स उसको अच्छे से समझ आने चाहिए, और नंबर्स अगर वो उसको दिखाई दे रहे हैं नंबर्स और उनको इंटरप्रेट वो गलत कर रहा है तब भी नहीं काम चलेगा। वो नंबर्स उसको पता भी होने चाहिए कहाँ ढूंढने हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन भी सही होना चाहिए। क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी हमें पता है एक क्वालिटी है जो होनी चाहिए रिसर्च एनालिस्ट में। एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका भी आंसर हम्म। ऑल ऑफ द अबव है। तो इस चैप्टर को अब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू अंशुल। ओके। थैंक यू करण।